नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक 6 महीने पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में भारी गिरावट मिली है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। साथ ही यह भी कहा है कि बैंकों के एनपीए में भारी वृद्धि होने की संभावना है। दोस्तों, इस टॉपिक पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि प्रत्येक 6 माह पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। और दूसरा, ये एनपीए क्या होता है। दोस्तों, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जब भी बैंक कोई लोन देती है किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो जब वो लोन सामान्यतः 90 दिन तक अगर उसका पेमेंट नहीं होता है, लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, तब उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है, ठीक है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 20% ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए की गई सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में कुछ मतभेद था, जिसके कारण सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की जल्दी में थे। उन्होंने इसकी सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल द्वारा उसकी मंजूरी नहीं दी गई। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ जनगणना 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2006 से 2018 के बीच भारत में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि दर रही है। यह पॉइंट याद रखने वाली बात है। इसके बाद वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। पश्चिमी घाट में लगभग 724 बाघ की संख्या है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 724 बाघ हैं पश्चिमी घाट में, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी वाला क्षेत्र है। वैश्विक बाघ आबादी की लगभग 70% आबादी भारत में है। 70% बाघ भारत में है। बाघ की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 526 है। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक में 524 है। इसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है, जिसमें 442 है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बाघों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है, जो कि चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व, बुक्सा पश्चिम बंगाल, डंपा मिजोरम और पलामू झारखंड में बाघों की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इस नई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 2967 यानी 2967 तक पहुंच गई है। हाल ही में चीन ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ हांगकांग प्रत्यर्पण संधि का आपराधिक न्याय सहयोग समझौते को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों में संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की कि एनआरआई को एयर इंडिया में 100% की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी जा सकेगी। दोस्तों, इसमें एफडीआई समझना जरूरी है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कोई एनआरआई भी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीद सकता है। वर्ष 2019 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक दिन में करीब 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से
40% कचरा जो है वो असंग्रहित ही रह जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्षीय पुरानी शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा पर देश के जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने वाली बात है दोस्तों कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी। ठीक है, तो पहली शिक्षा नीति आई थी वर्ष 1968 में। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति आई थी वर्ष 1986 में, और ये जो है ये तीसरी शिक्षा नीति है जो कि वर्ष 2020 में आई है। और एक बात कि जो ये शिक्षा नीति आई तो इसके निर्माण के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, नई शिक्षा नीति में वर्तमान के सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। तो अब ये 5+3+3+4 है क्या? ठीक है, तो पहले क्या था? पहले जो ये 10+2 था तो इसमें 12 साल और प्लस 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल। ठीक है, प्री स्कूल तो ये भी 15 साल था, 15 साल, और ये भी टोटल 15 साल है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिंग में कुछ फर्क है। ठीक है, अब इसके अनुसार जो पहला 5 साल होगा वो फाउंडेशनल स्टेज होगा। क्या होगा? फाउंडेशनल। ठीक है, उसके बाद का जो 3 साल होगा, ठीक है, ये होगा प्री प्राइमरी। इसके बाद का जो 3 स्टेज होगा ये होगा प्रिपरेटरी, और जो लास्ट का जो 4 साल होगा वो होगा सेकेंडरी। ठीक है, तो ये अंतर है पहले की 10+2 शिक्षा मॉडल में और अब के ये 5+3+3+4 पाठ्यक्रम में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। अब इसमें ये क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो समझने के लिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि माना कि 100 लोग स्कूल से पास किए। ठीक है, इसमें से अगर 50 लोग गए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में गए तो ये हो गया 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, अभी हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 26.3%। इसका मतलब अगर 100 लोग स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें से 26.3 लोग ही कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट 50% करने का है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से तैयार की गई है। यह घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने के अंतराल को कम करने के लिए MHRD द्वारा अपनाई गई अभिनव विधियों को संदर्भित करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने इस बात की पुष्टि की कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का मानवीय मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यद्यपि इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
हाल ही में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल विमान हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में उत्पन्न विशेष प्रोटीन PL प्रो की पहचान की है, जो SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के दौरान मानव में उत्पन्न होता है तथा वायरस के प्रतिकृति निर्माण में मदद करता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग ड्रोन तैनात की है। ये है एरियल सीडिंग ड्रोन। हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चला है, जिसके कारण दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया का स्वीकार्य अधिकतम सीमा 0.5 पार्ट पर मिलियन है, जबकि जो यमुना का पानी है उसमें 3 पार्ट पर मिलियन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है। जिन लिक्यून को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष पद हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है। यह AIIB बैंक वर्ष 2016 में स्थापित हुआ था। इसके 57 स्थापित सदस्य थे। ठीक है, इसमें चीन की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है जो कि है 26.06%। उसके बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसकी हिस्सेदारी है 7.62%। ठीक है, भारत द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया है, जो कि किसी भी देश द्वारा लिया गया सबसे अधिक ऋण है। कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप भारत के राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। यह जून 2020 में समाप्त तिमाही में बजटीय अनुमान के 83.2% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, अब ये फिस्कल डेफिसिट है क्या? तो अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है व्यय माइनस आय। ठीक है, अगर देश की आय 100 रुपया है, ठीक है, और व्यय 120 रुपया है, ठीक है, तो ये 20 रुपया है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो आमतौर पर जब बजट बनता है तो हमारा जो GDP का कुल साइज है, GDP के कुल साइज के परसेंटेज के हिसाब से यह निर्धारित किया जाता है कि इस वर्ष हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना % रहने का अनुमान है। सपोज 3% रहने का अनुमान है, 4% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जून के में समाप्त होने पहली तिमाही में ही जो बजट में एक साल का फिस्कल डेफिसिट का अनुमान था, सपोज जो भी हो, उसका 83.2% खत्म हो चुका है। ठीक है, लगातार चौथे माह अर्थात जून 2020 तक अनुबंधित 8 कोर उद्योगों कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में 15% की कमी दर्ज की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी पीठ ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप में नारियल के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में चीन ने औपचारिक रूप से अपनी बाइडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट की वैश्विक सेवाओं की शुरुआत की है। चीन की यह प्रणाली अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास और यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो के बाद चौथा वैश्विक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। नाविक भी एक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है जो कि क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह पर आधारित हमारी एक स्वदेशी प्रणाली है। ठीक है, यह अमेरिका के GPS की तरह ही कार्य करती है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक भारतीयों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में कोविशील्ड के द्वितीय और तृतीय चरण के
क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के आर्थिक परिणामों के प्रभाव स्वरूप अगले वर्ष 24 मिलियन बच्चे पर स्कूल न लौट पाने का खतरा बना हुआ है। मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 संगठनों का संयुक्त आंदोलन समिति द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित स्थलों को खारिज कर दिया गया। संयुक्त आंदोलन समिति गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा इस बात का दावा किया गया कि विटामिन डी की कमी उन कोविड-19 संक्रमित लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जो उच्च जोखिम रोगों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, निमोनिया, मोटापा तथा धूम्रपान की लत से ग्रसित हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया है। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारी के लिए सुनामी रेड्डी के रूप में नामित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मॉनसून के उत्तरार्ध में दीर्घावधि औसत वर्षा 104% होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह औसत वर्षा की सामान्य वर्षा की सीमा के अंतर्गत आती है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को तीव्र मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका पिता जीवित है या नहीं। उसने उच्च न्यायालय को 6 माह के भीतर इस प्रकार के जुड़े मामले को निपटाने का भी निर्देश दिया है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरे में पड़ गया है। ठीक है। हॉर्नबिल पक्षी यह अरुणाचल प्रदेश की एक राजकीय पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी आयु लगभग 50 वर्ष तक होती है। हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव को आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। रूस कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिए तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। रूस द्वारा निर्मित वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, साइबर सुरक्षा नीति 2020 और 1000 दिनों में सभी 6 लाख ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 में पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 20% तक करना है। मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क के पास एक जापानी थोक मालवाहक जहाज MV वाकाशियो जो ईंधन तेल ले जा रहा था 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे जहाज में उपलब्ध 1000 टन से अधिक तेल हिंद महासागर में फैल गया। वर्ष 2020 में 17 से 26 अगस्त के मध्य उल्का वर्षा सक्रिय रहेगी। यह एक खगोलीय घटना है, वार्षिक खगोलीय घटना है, जिसे सबसे खूबसूरत उल्का पिंडों का बौछार माना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियों के लिहाज से वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 15.6 लाख होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2025 तक वर्तमान अनुमानित मामलों से तकरीबन 12% की वृद्धि हो जाएगी। हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ सर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ
DQL इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान पर है। विश्व के जो सबसे निचले पायदान वाले देश हैं उनमें से एक है। कुल 87 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 57वां है। हाल ही में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के वैज्ञानिक द्वारा विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण हेतु अदृश्य कवच या शील्ड बनाने के लिए एक धातु की जालीदार संरचना का निर्माण किया गया है। इस शील्ड का मुख्य उद्देश्य किसी डिवाइस की ऊर्जा को अलग करना है ताकि यह किसी अन्य चीज को प्रभावित किए बिना बाह्य ऊर्जा को अंदर जाने से रोक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन की मंजूरी दे दी है। शुरुआत में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु CET कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा शुरुआत में उन परीक्षाओं के लिए CET का आयोजन किया जाएगा जो कि मुख्य रूप से SSC, RRB और IBPS द्वारा संचालित किया जाता है। बहुविषयक वैज्ञानिक शोध पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर में 11.6 से 21.1 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषक होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा 8 दिसंबर 2020 को एक आभासी मंच के माध्यम से प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओडिशा सरकार द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के लिए PPP मॉडल के माध्यम से देश के 3 हवाई अड्डे जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह उन्हें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में प्रदान किया गया है। वहीं इस श्रेणी में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई का है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार का स्थान है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में झारखंड को देश का सबसे स्वच्छ राज्य माना गया है। इसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। नई दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 5वां संस्करण है। 100 से अधिक शहरी निकायों वाली राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा एवं तीसरा स्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी किया। टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सुपर ऐप किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। चीन द्वारा विकसित WeChat इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी शुरुआत एक मैसेजिंग ऐप के रूप में हुई थी, परंतु धीरे धीरे इसने भुगतान, टैक्सी, शॉपिंग, फूड ऑर्डर में विस्तार करते हुए एक सुपर ऐप के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए मानकों का एक मसौदा तैयार किया है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन का घोषणा किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती और तटीय जिलों में
नेशनल कैडेट कॉर्प्स का तटीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति को काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की घोषणा की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये करंट अफेयर का वीडियो था जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।